तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में हम कंपनी लॉ बोर्ड के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। एंड देखिए 6 पॉइंट है जो हमने करना है। ये टेबल अभी आपको बताई थी कि इस तरह के इसमें टेबल में आपको दिया हुआ है कि मतलब कौन से क्लोज के अंदर, कौन से एनेक्टमेंट के अंदर, कौन सा लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है जिसके अंडर आप एक्शन ले सकते हैं और क्या रिलीफ आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद देखिए 6 पॉइंट आता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड IEPF, है ना। तो सेक्शन 205C कंपनी एक्ट 1956 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनवाया है, एक फ़ंड एस्टेब्लिश किया है जिसका नाम है IEPC, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड। ये जो फ़ंड है वो इन्वेस्टर्स की प्रमोशन के लिए है, यूटिलाइज़ किया जाता है, या उनको अवेयर करने के लिए, है ना, ताकि वो उनको पता चले कि कौन सी कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स प्रेस्क्राइब्ड, कि जो रूल उनको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस फ़ंड को यूज़ किया जाता है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस फ़ंड को IEPF जो अवेयरनेस के लिए है, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर रूल 2001 में बनाया गया है ना। तो इसका मेन पर्पस ये है कि अगर इन्वेस्टर्स को जो है वो अवेयर करने के लिए कहीं खर्चा करना पड़ता है तो वो इस फंड से निकाला जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड आता है, ये हमारा सेकंड चल रहा था, कंपनी लॉ बोर्ड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, है ना। और फर्स्ट वन हमने किया था इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब देखिए थर्ड आता है सेबी, कि जो सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को सुनती है और उसके लिए कुछ जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो एक स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट फॉर्मेट आता है जो सेबी के ऑफिस में मिलता है या सेबी की वेबसाइट पे मिलता है। इन्वेस्टर्स उस कंप्लेंट फॉर्म को भर कर उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट जो है वो दी जाती है, रेफरेंस नंबर दिया जाता है टू द कंप्लेंट इन्वेस्टर्स को सेबी के द्वारा। तो फिर जो कंप्लेंट्स हैं वो कंसर्न जो कंपनीज़ हैं उनके द्वारा ली जाती हैं। सेबी ऑफिसर ऑल्सो होल्ड अ मीटिंग विद द कंपनी, सेबी ऑफिसर्स भी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको ऑब्लाइज करते हैं कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं इन्वेस्टर्स की उसको सॉर्ट आउट किया जाए, है ना। और जो भी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी होती हैं उन डिफ़ॉल्टिंग कंपनी को एनफोर्समेंट डिवीज़न में रेफ़र कर दिया जाता है प्रॉपर एक्शन लेने के लिए। तो सेबी जो है वो फोर्टनाइटली प्रेस रिलीज़ भी देती है, हर 15 दिन में प्रेस रिलीज़ देती है पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि इन्वेस्टर्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनका रिड्रेसल का क्या स्टेटस है ना, मतलब उनको कितना सॉर्ट आउट किया गया है। तो आप देखिए इसमें कुछ पार्ट्स, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस हैं उसको ये किस तरह से सॉर्ट आउट करती है। तो सेबी जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो कंप्लेंट्स को ले रही है जो कंपनी से रिलेटेड है, या अंदर जो इंटरमीडियरीज़ हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं उनको ले रही है। लेकिन फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स की कुछ कंप्लेंट हो सकती हैं, या जो स्टॉक मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट भी कोई कंप्लेंट हो सकती हैं, है ना। तो वो सेबी में अपनी जो एप्लीकेशन है वो फाइल करा सकते हैं, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते, है ना, कंसर्न अथॉरिटी से, तो फिर वो आगे कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अब ये देखिए कुछ ग्रीवेंसेस हैं और कंसर्न्ड अथॉरिटी ऑफ सेबी वो बताया हुआ है कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके पास आपको जाना होगा अगर आपकी इस तरह की कंप्लेंट है। जैसे देखिए टाइप 1 है इशू रिलेटेड, कि अगर आपका नॉन रिसिप्ट ऑफ रिफंड ऑर्डर है, या अलॉटमेंट एडवाइस है, या कैंसल्ड स्टॉक इन्वेस्ट है, तो आपको जाना है रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर ग्रीवेंस एंड गाइडेंस डिवीज़न IGG सेबी के पास अपनी कंप्लेंट फाइल कराने के लिए। टाइप 2 है आपका नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, कि अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपको कहाँ जाना है, रिस्पेक्टिव IGG डिवीज़न सेबी। और अगर आपका शेयर्स से रिलेटेड कोई है, शेयर रिलेटेड, जैसे नॉन रिसिप्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कि शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, तो भी आपको वहीं जाना है रिस्पेक्टिव IGG डिवीज़न सेबी के। और अगर डिबेंचर से रिलेटेड कोई आपका जो है वो डिस्प्यूट है डिबेंचर से रिलेटेड, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट या इंटरेस्ट वारंट, तो भी आपको रिस्पेक्टिव IGG डिवीज़न पर जाना है। नॉन रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ ऑफर है फॉर राइट एंड इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर, तो भी वहीं जाना है। कंप्लेंट रिलेटेड टू कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है तो भी वहीं जाना है। कंप्लेंट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड है तो फिर आपको म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में जाना है। कंप्लेंट रिलेटेड टू डीमेटलाइजेशन और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है तो आपको डिपॉजिटरीज एंड कस्टडियन सेल में जाना है। और अगर कंप्लेंट रिलेटेड टू फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल है, पब्लिक इशू डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको जो है वो प्राइमरी मार्केट डिवीज़न में जाना है सेबी में, ठीक है, मुंबई में।
और अगर आपकी कंप्लेंट रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर है तो फिर आपको प्राइमरी मार्केट डिवीज़न में ही जाना है, सेबी मुंबई में। कंप्लेंट पर्टेनिंग टू टेक ओवर है तो आपको टेक ओवर डिवीज़न में जाना है। कंप्लेंट अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज है तो आपको सेकेंडरी मार्केट डिवीज़न में जाना है। तो इस टेबल में आपको ये बताया हुआ है कि आपकी कंप्लेंट किससे रिलेटेड है और सेबी में आप कहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, है ना। और देखो एक टेबल और दी हुई, टेबल 5, इसमें बताया नेचर ऑफ ग्रीवेंसेज एंड कंसर्न अथॉरिटी, कि आपकी ग्रीवेंस किससे रिलेटेड है और फिर आप किस कंसर्न पर्सन से आप मिल सकते हैं। जैसे कंप्लेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटी इशूड या लिस्टेड विद एक्सचेंज, कंप्लेंट रिगार्डिंग द ट्रेड इफेक्टिव इन एक्सचेंज अगेंस्ट द कंपनी, है ना, कंपनी रिगार्डिंग द ट्रेड इफेक्टिव इन द एक्सचेंज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ एक्सचेंज। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो कंसर्न जो अथॉरिटी है वो क्या है, एट द इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये कंसर्न अथॉरिटी है जिसके पास आपको जाना है। या कंप्लेंट अगेंस्ट अनलिस्टेड कंपनी है, या कंप्लेंट रिगार्डिंग द नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट है, एजीएम नोटिस है, फिक्स डिपॉजिट इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फिर आपको टीओसी डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इनके पास जाना है। फिक्स डिपॉजिट इन बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको आरबीआई के पास जाना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आपको कंसर्न कंपनी के पास जाना है या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना है। तो ये तो जस्ट इन्होंने बताया कि अगर आपकी कंप्लेंट है आप किस किस ऑफिशियल से मिल सकते हैं, कहाँ आपको जाना है और कहाँ आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ स्टेप्स लिए हैं सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहला है इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, है ना, कि इन्वेस्टर्स की एक एसोसिएशन बना दी ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अवेयर हों, है ना, कि मतलब उनको कोई भी ग्रीवेंसेस हो इनको इकट्ठा होना हो। जैसे एक इन्वेस्टर की बात को फिर भी हो सकता है कोई ना सुने, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा, तो उसकी बात को, उनकी कंप्लेंट्स को सुन सकते हैं। तो द बोर्ड हैज़ बिन ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन टू इन्वेस्टर एसोसिएशन, बोर्ड ने इनको सेबी ने, बोर्ड ने इनको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है इन्वेस्टर एसोसिएशन को, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टर मूवमेंट, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मूव कर सकें, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकें, है ना। तो इसलिए इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट है और जो उनके इश्यूज़ हैं उनको सीरियसली ले कंपनी, उसके लिए एसोसिएशन को रजिस्टर किया है। और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, एजुकेट करना, इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस लाना इन्वेस्टर्स के बीच में अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी ने हैज़ ऑल्सो नॉमिनेटेड दिस इन्वेस्टर एसोसिएशन इन वेरियस कमेटीज़ में भी इनको नॉमिनेट किया है ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप को रिप्रेजेंट करने की एज इन्वेस्टर एंगल। तो इस तरह से सेबी ने जो है वो इन्वेस्टर एसोसिएशन को रजिस्टर्ड किया और इसका मेन पर्पस यही था कि उनकी अवेयरनेस बढ़े। सेकेंड स्टेप जो सेबी ने उठाया है वो है स्टॉक वॉच सिस्टम। स्टॉक वॉच सिस्टम एक मेथड है जिसमें सेबी कंपनी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके प्राइस मूवमेंट के ऊपर एक नज़र रखती है ना, और एज ए होल मार्केट के ऊपर भी नज़र रखती है कि वोलेटिलिटी इन द प्राइजेज़ ऑफ सिक्योरिटी, की प्राइजेस कब बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर एक नज़र रखने का काम करती है और ये देखती है कि कहीं इससे इन्वेस्टर को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। और एक एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाया है सेबी ने 1997 में। तो ये ट्रिब्यूनल मुंबई में है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और जो है वो डिसीज़न देना। तो ये जो अपील्स की जाती हैं अगेंस्ट ट्रिब्यूनल डिसीजन वो लाई इन हाई कोर्ट, है ना। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। तो सेबी ने ये सेटअप किया है किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि उनकी अपील को सुना जा सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो सेबी काम करती है इन्वेस्टर्स के लिए, ऑम्बुड्समैन और स्टाइपेंडरी ऑम्बुड्समैन रेगुलेशन 2003 ये बनाया गया है। सेबी ने एस्टेब्लिश किया है ऑम्बुड्समैन को टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटी एंड फॉर कंसर्न मैटर्स, कि जो ऑम्बुड्समैन है वो एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा ऑफिसर होता है जो सरकार जो है अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, हु इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट, है ना। तो इसी तरीके से इन पर्सन्स को अपॉइंट किया गया है। और स्टाइपेंडरी ऑम्बुड्समैन एक ऐसा पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है अंडर अ रेगुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट एज ऑम्बुड्समैन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मैटर,
कि कोई स्पेशल मैटर है, कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेटर है, तो उसके लिए जो स्टाइपेंड्री ombudsman है इसको अपॉइंट किया जाता है। तो इनका जो मेन पर्पस है वो उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना है, पूरी तह तक जाना है, जैसे कहते हैं, पूरी इंक्वायरी करनी है और फिर ये देखना है कि कौन गलती पर है ना, फिर डिसीज़न देना है। तो ये जो ombudsman है इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? एक सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का विद हाई मोरल और 45 ईयर्स से कम इसकी एज होनी चाहिए, है ना। जनरली ए पर्सन रिटायर्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज और हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स इन लॉ, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये मेंबर बन सकता है रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का विद मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, कि उसका कम से कम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है ombudsman के लिए। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा पर्सन है जो डिसीज़न देता है कि कौन गलती पर है, किसको कितना पनिशमेंट मिलेगा या पैनलाइज किया जाएगा, और पूरी इंक्वायरी करता है ना। तो इनको ये कंप्लेंट, वही कंप्लेंट है, इन कंप्लेंट से रिलेटेड ये जो है वो डिसीज़न ले सकता है। अब देखिए जो ombudsman है वो ट्राई करता है टू प्रमोट अ सेटलमेंट, कि पहले कोशिश करता है वो मेडिएशन करने का, बीच में मिडिल मैन बनता है, दोनों पार्टीज़ को सुनता है, कोशिश करता है किसी तरह से उनका निपटारा हो जाए, है ना। लेकिन अगर निपटारा नहीं होता तो विदिन 3 मंथ्स उसको अपना मतलब डिसीज़न देना होता है, कि 3 महीने का टाइम उसके पास होता है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिसीज़न देना होता है। और जब वो डिसीज़न देता है तो डिसीज़न देने के 30 दिन के अंदर अंदर जो भी डायरेक्टेड पार्टी है उसको भी एक्शन लेना होता है, अदरवाइज़ उसको पेनलाइज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 15C ऑफ सेबी एक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ये 2 मार्क्स में भी आता है कि हु इज़ ombudsman एंड व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन या व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ombudsman, या टू बी ombudsman बनने के लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, है ना, और ये क्या काम करते हैं। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। ombudsman तो जो जनरल जो मैटर्स होते हैं, जैसे ये मैटर्स हैं जनरल, है ना, ये ग्रीवेंसेस हैं, इससे रिलेटेड काम करता है। और स्टाइपेंड्री ombudsman कोई स्पेशल केस हो जिसको इन्वेस्टिगेट करना है तो इनको अपॉइंट किया जाता है, सरकार ही अपॉइंट करती है। तो इस तरह का जो डिसीज़न है ये इनको लेना होता है इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस से रिलेटेड। अब देखिए ये मतलब लाइबल होगा, ही वुड ऑल्सो लाइबल फॉर एक्शन अंडर सेक्शन 11(4) ऑफ सेबी एक्ट, सस्पेंशन और डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी की डी लिस्टिंग की जाती है, बीइंग डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटी, एन एक्शन फॉर सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सच अदर परमिसिबल अप्रोप्रिएट एक्शन इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ और फैक्ट ऑफ केस। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो सेकंड हमारी आती है प्राइमरी मार्केट, है ना। अब ये जो प्राइमरी मार्केट है, सेबी ने रिकमेंडेशंस दी हैं इनफॉर्मल ग्रुप ऑन प्राइमरी मार्केट पे, और एक्सेप्ट किया है मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। आप देखो क्या क्या एक्सेप्ट किया है, कि प्राइमरी इशू टू बी कंपल्सरी मेड थ्रू द डिपॉजिटरी मोड आफ्टर अ स्पेसिफाइड डेट, कि प्राइमरी इशू जो है वो स्पेसिफाइड डेट के बाद डिपॉजिटरी मोड से ही की जाएगी। 100% बुक बिल्डिंग होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ 25 करोड़ और मोर, 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का अगर इशू है तो 100% बुक बिल्डिंग करनी होगी। और रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू अबाउट 10 करोड़ टू 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, कि 4 जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें प्लस प्लेस हैविंग द रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो कलेक्शन सेंटर होने चाहिए, मैंडेटरी है कि कलेक्शन सेंटर होने चाहिए, है ना। तो रिडक्शन इन मिनिमम नंबर ऑफ मैंडेटरी कलेक्शन सेंटर वो इन्होंने कम किए हैं। तो देखो सेबी ने ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी इन्होंने बताया है कि अटैच करना है मर्चेंट बैंकर को, कि ताकि जो भी एक्ट लिया जाए उसके लिए सेबी रिस्पॉन्सिबल ना हो, सेबी के साथ साथ इन्वेस्टर्स या मर्चेंट बैंकर्स वो भी रिस्पॉन्सिबल हों। तो यहाँ जो लीड मैनेजर होगा जो भी इशू को करता है वो भी अकाउंटेबल है, कोई भी एक्शन अगर वो लेता है तो लीड मैनेजर भी अकाउंटेबल होगा। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी है कि उसको ध्यान से एक्ट करना है, सोच समझ कर ही डिसीज़न लेना है ना। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने इतने केस ग्रीवेंसेस रिसीव की 38,442, क्यूमुलेटिव इतनी हो गई, है ना। और कितने ग्रीवेंसेस हैं जिनका उन्होंने निपटारा किया, 35,090 का उन्होंने निपटारा किया, और क्यूमुलेटिव में जो पेंडिंग है वो इतनी आ रही है 5736। ऐसे ही 15-16 में भी इतने केस आए, इतने सॉर्ट आउट हुए, और ये 5,452 पेंडिंग है।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब एक दो टॉपिक और रहते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट।